हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल टैट्स गुरु। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएँ और अपने नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बोला है, और ये लगभग हर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं, और तरीका बताऊंगा किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेम्बर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स। मतलब आपको बताना है स्टेज का नाम जिसमें जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो एक्टिव मेंबर बन जाते हैं अपने पीयर ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, जब आपसे स्टेज पूछे वो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, चाहे तो एडोलेसेंस होगा, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड होगा, दोनों में से एक चीज़ होती है। ठीक है, तो एडोलेसेंस को लेके काफ़ी कुछ पूछता है और अर्ली चाइल्डहुड को लेके भी काफ़ी कुछ पूछता है। एडोलेसेंस को हिंदी में कहते हैं किशोर अवस्था, और अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, जो अर्ली जो सबसे, क्योंकि चाइल्डहुड आपको पता है 3 तरह की होती हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड जो पहली स्टेज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके हट गए, यहाँ पे एडल्टहुड भी हट गया, चाइल्डहुड भी हट गया। तो अब बात आती है एडोलेसेंस और अर्ली चाइल्डहुड में से कौन सा एक ऑप्शन है। तो देखें कि वो एक्टिव मेंबर्स की बात कर रहा है। एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, अब ज़्यादा एनर्जी होगी तो इसका मतलब वो ज़्यादा एक्टिव होगा। अब एनर्जेटिक एज कौन सी होती है? तो एनर्जेटिक एज होती है एडोलेसेंस। याद रखना, एनर्जेटिक एज, ये जो स्टेज है किशोर अवस्था, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और बच्चा स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी इसी अवधि के अंदर महसूस करता है। ठीक है, बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड को हम टॉय एज भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स बना लें क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। अर्ली चाइल्डहुड जो आपके टॉय एज भी कहते हैं इसे हम, और साथ में जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, बच्चा जब लैंग्वेज एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड का ही पीरियड होता है, जहाँ पे बच्चे के अंदर जो एलईडी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आंसर क्या है आपका इस क्वेश्चन का? एडोलेसेंस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं RTET के अंदर आ चुका है 2011 के अंदर। तो इसमें पूछा गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है किन 2 चीज़ों का, जॉइंट प्रोडक्ट है वो। ठीक है, किन का कंट्रीब्यूशन है? तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी विकास के अंदर किसी का कंट्रीब्यूशन की अगर बात हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लर्न करनी है। एक लर्न करना है हेरिडिटी, और दूसरा लर्न करना है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो आंसर आपका बन जाएगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो ये C इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, हेरिडिटी जो आपकी आनुवंशिकता होती है, और एनवायरनमेंट जो प्रकृति होती है, जो आपको आपके चारों तरफ, मतलब जो हेरिडिटी को छोड़ के जो चीज़ें होती हैं वो एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, जब भी मैं इन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कैरेक्टर इज़ डेवलप्ड बाय। ये यूपी टेट के अंदर आ चुका है। कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, देखो, कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर सभी चीज़ों का संगम होता है। इसके अंदर विल पावर भी होती है, इसके अंदर कंडक्ट एंड बिहेवियर भी होता है, इसके अंदर मोरालिटी भी होती है, यानी कि नैतिकता। तो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अच्छा, उसके बाद यूपी टेट के अंदर 2011 के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज फील्ड ऑफ स्टडी। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चे का जो विकास है, वो उसको हम इज़ डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट। अब ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने हैं। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करें। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आपको ऑप्शन भी
चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही लगाना है। ये हमेशा आप ये ट्रिक है, ये याद रखना कि जब ऑप्शन में क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है ऑप्शन में भी हमें वो ही चीज़ ढूंढनी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ह्यूमन एबिलिटीज़ को तो पकड़ेंगे नहीं हम, ह्यूमन एबिलिटीज़ तो छोड़ दो, उसको तो मारो गोली। सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पैन, तो यहाँ पे भी कोई चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, पूरी लाइफ की बात हो रही है। कंपेयर चिल्ड्रन, देखो कंपेयर हम नहीं कर सकते, कंपेरिजन जो है CDP के अंदर या मनोविज्ञान के अंदर वो जो है हम उसको इस टर्म को यूज़ ही नहीं करते हैं, बहुत ही नेगेटिव टर्म है। जब भी किसी ऑप्शन में कंपेरिजन या कंपेयर का आपको दिख जाए कि भाई हाँ कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पे, तो आप उसे छोड़ देना, ठीक है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी इज आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। और ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे, इवोल्यूशन ऑफ ए चाइल्ड। देखो चाइल्ड की बात आ गई ना यहाँ पे, क्योंकि चाइल्ड की बात यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही थी और चाइल्ड के बारे में ही हमें ऑप्शंस देखना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चंस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CTET 2012 में ये आ चुका है। क्वेश्चन कहता है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है वो किसका रिजल्ट होती है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो एक्चुअली में मैंने आपको क्या दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हेरिडिटी याद रखना है आपको और एक एनवायरनमेंट याद रखना है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट को इंट्रैक्ट करती है और एनवायरनमेंट जो है हेरिडिटी को इंट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी की बात हो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखे, और ये देखो पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ, आप लिख के ले लो। आप जब CTET जब ये 2020 का जो एग्ज़ाम होगा 5 जुलाई को, तो उसमें आप देखना ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, जो आज का सेशन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंट्रैक्शन होता है, एग्जैक्ट रेशियो हमें नहीं पता। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई हेरिडिटी कितने % कंट्रीब्यूट करती है या फिर एनवायरनमेंट कितने % कंट्रीब्यूट करता है, तो एक्चुअली में वी डोंट नो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो कि एग्जैक्टली बता सके कि भाई हेरिडिटी का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन था, इतने % और एनवायरनमेंट का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है। इवन हम इसको 50-50% भी नहीं कह सकते, याद रखना, ठीक है, कि भाई 50% हेरिडिटी को ले लें, 50% एनवायरनमेंट को ले लें। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट से आता है। तो आपने अगर वो डिबेट पढ़ी है, मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो याद रखो, इतना ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखो आपको प्रिंसिपल बताने हैं डेवलपमेंट के, तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। CTET 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, कि हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल गलत बात, डेवलपमेंट हमेशा सीधा नहीं होता है, इनफैक्ट ये स्पाइरल होता है। इट इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल गलत बात। सारे जो प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, तो आप खुद ही बताएं, जो विकास होता है वो सारे इस संसार के अंदर जितने भी ह्यूमन है सभी के अंदर सेम रेट से होता है, बिल्कुल गलत बात। आपकी का ही कोई भाई है, दोनों की उम्र अगर सेम भी है, मान लो 2 भाई हैं, दोनों की उम्र 10 साल है, 10 साल के 2 भाई हैं, तो आप खुद ही देखोगे कि डेवलपमेंट जो है वो सेम रेट से नहीं चलेगा दोनों के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट जो है वो मान लो पहले वाले भाई के अंदर हो जाए, हो सकता है कि दूसरे डेवलपमेंट, कुछ और डेवलपमेंट दूसरे वाले भाई के अंदर जल्दी से हो जाए, तो सेम रेट से नहीं चलता। एक बात आप इसे याद रखो कि जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट से चलता है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप देख भी पाते होंगे, जब आप क्लास में जाते हो, तो मान लो 20 स्टूडेंट हैं, तो क्या 20 के 20 जो स्टूडेंट हैं वो सारे, उनका सभी का डेवलपमेंट सेम रेट से हो रहा है, बिल्कुल गलत बात। डेवलपमेंट कभी भी सेम रेट से नहीं होता और एक जैसा नहीं होता सभी के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसको ही हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, कि भाई एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब एक पर्सनैलिटी अपने आप में ही यूनिक होती है,
आई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा लगातार होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो आइडिया है, वो किससे एसोसिएट करता है? डेवलपमेंट हमेशा लगातार होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। तो इज़ इट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन? तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखो बात हो रहा है, बात पूछ रहा है, वो नेवर एंडिंग की बात हो रही है। तो नेवर एंडिंग का मतलब हमेशा लगातार चलना। तो आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखना है, ऐसे टर्म्स देखनी है जो लगातार को प्रेफर करे, लगातार को रेफर करे। तो आपको ध्यान आएगा कि अरे यार कॉन्टिन्यूटी इज़ देयर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा लगातार होता रहता है, ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है, फास्टली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान टेट एग्जाम के अंदर आया था ये। टॉय एज रेफर्स टू, टॉय एज किसको कहा गया है? तो देखो टॉय एज मतलब बच्चा जो है खिलौने से खेलता है। बच्चा जो है खिलौने से खेलता है तो कौन सी एज है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो दो ही स्टेज के बीच में वो ज़्यादातर पूछता है, या तो एडोलेसेंट स्टेज के बीच में पूछता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में पूछता है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं लेट चाइल्डहुड, तो भाई ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? क्यों? बच्चा जो है मतलब बाल्यावस्था में लगभग बाल्यावस्था को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो एडोलेसेंस स्टेज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे टॉय से नहीं खेलते हैं, बेबीहुड प्ले करता है। याद रखना, बेबीहुड क्या करेगा? प्ले करेगा। तो ये टॉय से नहीं खेलता है, ठीक है। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड बच्चा, ये आपका राइट आंसर है कि बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड का आपका एज ग्रुप क्या होता है? ये आपका 2 से लगभग 6 साल तक का होता है, 2 से लगभग 6 साल तक का होता है। और बच्चे जो हैं खिलौने से खेलने के शौकीन होते हैं इस अवधि के अंदर, ठीक है। और याद रखना, जो बेबीहुड है, जो आपका इन्फेंसी स्टेज होती है, जो 0 से 2 साल के बीच की होती है, वो प्ले एज के लिए जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड को लेके देखो यहाँ पे बार बार अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है प्री गैंग एज, यस ऑफ कोर्स इसको प्री गैंग एज बोला जाता है। इमिटेटिव एज भी इसको बोला जाता है क्योंकि बच्चे जो है नकल करते हैं, नकल करने में माहिर होते हैं। आप जैसे जैसे करोगे बच्चे भी वैसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चनिंग एज, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चनिंग एज है। क्वेश्चनिंग एज इसको बोला गया है क्योंकि बार बार बच्चे जो हैं पूछते हैं, क्योंकि वो प्याजे के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है वो प्ले एज नहीं है, याद रखना। प्ले एज आपकी इन्फेंसी स्टेज होगी। तो जो राइट आंसर है वो है प्ले एज, क्योंकि आपको नोट वाला बताना था। बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टेक्स इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि जो लेट चाइल्डहुड है उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होती है। जो लेट चाइल्डहुड है, अब देखो जो लेट चाइल्डहुड है इसमें पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। बिल्कुल सही बात है, जो लेट चाइल्डहुड का बच्चा है वो कुछ छोटी छोटी स्किल्स गेम्स के लिए सीखेगा, क्योंकि वो बच्चा जो है बाहर पीयर्स ग्रुप में खेलने का मतलब वो स्टार्ट कर चुका है, बाहर जाना स्टार्ट कर चुका है, बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे जो गेम्स खेलता है तो वहाँ पे उसको थोड़ी बहुत स्किल चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है, लेट चाइल्डहुड में बच्चा जो है धीरे धीरे अचीव कर लेता है पर्सनल इंडिपेंडेंस को, मतलब अकेले रहना। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, जो उसके पीयर ग्रुप स्टूडेंट हैं उनके साथ वो जो है धीरे धीरे कह सकते हैं कि भाई उनके साथ मैचिंग करने स्टार्ट कर देता है वो स्किल्स के अंदर या टॉकिंग के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अचीविंग ए मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। तो ध्यान रखना, लेट चाइल्डहुड का सबसे पहले तो देख लो कि भाई इसका जो एज ग्रुप क्या है। तो इसका जो लेट चाइल्डहुड का जो एज ग्रुप है लगभग आपका 8 से 12 साल के बीच का होता है, ठीक है, 8 से 12 ईयर्स के बीच में होता है लेट चाइल्डहुड। और हमेशा याद रखना कि आप बच्चों को ऑब्जर्व भी करना कि बच्चे जब 8 से 12 साल के होते हैं ना तो तकरीबन उनकी जो आवाज़ें होती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी आवाज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता।
डिफरेंस नज़र आएगा आपको जब बच्चा जो है 12 साल को क्रॉस करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे एडोलेसेंस वाली स्टेज में जा रहा होता है और वहाँ पे हार्मोनिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हार्मोनिकल चेंजेस होंगे, बच्चे के हार्मोन चेंज होकर बच्चों की जो वॉइस में उसकी जो पिच होती है, जो साउंड होता है, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और बच्चा जो है आप देखोगे, जो लेट चाइल्डहुड का जो बच्चा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों फिगर के अंदर लगभग सेम से ही होते हैं, हाइट में भी लगभग सेम से ही होते हैं। बाद में जब बॉडी वाइज ज़्यादा चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस वाली स्टेज में, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो लेट चाइल्डहुड है उसमें ये करैक्टरिस्टिक अचीव नहीं होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल वाली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट व्यूज ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम दैट, जो चाइल्डहुड का जो करंट व्यू है, जिसके थ्रू चाइल्डहुड को देखा जाता है, बाल्यावस्था को देखा जाता है, वो क्या है, उसको क्या अज्यूम किया गया है। तो यूपी टेट के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, जो करंट व्यू है चाइल्डहुड का, बेसिकली चाइल्डहुड किसके बारे में है, बच्चों के बारे में, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में है, बच्चों की ग्रोथ के बारे में है। ठीक है। तो अब देखो, ऐसा ऑप्शन आपको देखना है ऑप्शन के अंदर जो ग्रोथ की बात करे। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। जो चाइल्डहुड है वो एक यूनिक पीरियड होता है ग्रोथ का और चेंज का। देखो, पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो बच्चों के बारे में बात ही नहीं हो रही है, सेकंड ऑप्शन में भी बच्चों के बारे में बात नहीं। चिल्ड्रन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग एडल्ट, चिल्ड्रन आर सिमिलर टू एडल्ट इन मैनी वेज। तो ये ऑप्शन आपको इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो चाइल्डहुड होता है ज़्यादातर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होती है, चेंजेस की बात होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो बेस्ट मेथड है, कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है जो कि स्टडी करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो देखो, यहाँ पे बात होती है डेवलपमेंट की, ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, सी, डेवलपमेंटल मेथड। क्योंकि हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आंसर जो है डेवलपमेंटल मेथड यहाँ पे आराम से फिट बैठ सकता है। ठीक है। कंपेरेटिव मेथड बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर नहीं करते हैं दो बच्चों को। स्टैटिस्टिकल मेथड भी नहीं होगा और साइक्लो एनालिटिक मेथड भी नहीं होगा। डेवलपमेंटल मेथड क्या होता है, जिसके अंदर स्टेजेस होती हैं, जैसे कि जीन पियाजे का डेवलपमेंटल मेथड है, उसके अंदर स्टेजेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट किसका पार्ट होता है, कॉन्सेप्ट पार्ट होता है ब्रेन का, क्योंकि हम ब्रेन से ही तो सारी चीज़ें समझते हैं, और ब्रेन से क्या चीज़ निकल के सामने आती है, इंटेलेक्चुअल। समझ में आई बात आपको? तो इंटेलेक्चुअल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। तो याद रखना बच्चों, हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक होती है और एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका डायनेमिक होता है, क्योंकि हेरिडिटी जो गुण आपको आपके माता पिता से मिल रहे हैं तो वो तो स्टैटिक है, वो चेंज थोड़ी ना होंगे। जितने अमाउंट में आपको हेरिडिटी मिलनी थी मिल चुकी है। ठीक है। अब जैसे कि भाई आपका आँखों का कलर, अब आपके आँखों का कलर जो है वो आपकी एनवायरनमेंट की वजह से नहीं है, आपकी हेरिडिटी की वजह से है। ठीक है। अब ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, कभी बढ़ेगा भी नहीं, कभी घटेगा भी नहीं, ये फिक्स है। तो स्टैटिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हेरिडिटी से रिलेटेड पूछ रहा है, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछता है तो वो डायनेमिक हो जाता। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनमें से एक प्रिंसिपल आपको ऐसा चूज करना है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है ही नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी है, बिल्कुल प्रिंसिपल है ये। सीक्वेंस आपका सेकंड भी प्रिंसिपल है, जर्नल टू स्पेसिफिक भी प्रिंसिपल है। ऑप्शन डी जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। रिवर्सिबल मतलब आपका जो विकास है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, ये प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मान लो आपकी एज 10 साल है और 10 साल बाद आप 20 साल के हो जाओगे, तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपका डेवलपमेंट जाएगा ना, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। यू कांट गेट इट बैक, आप इसको बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि भाई आप 20 साल से वापस 10 साल पे हो जाओ। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ समझने का, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। तो रिवर्सिबल इज नॉट ए काइंड ऑफ प्रिंसिपल।
तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप मान के चलो तकरीबन 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके पक्के बन जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हो तो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँ। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, ठीक है, चाहे वो आपके क्वेश्चन हो। तो इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।